हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और लास्ट क्लास में हमने किया था सॉल्व एग्जाम्पल एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे हम? फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर affecting rate of reaction। ठीक है, अब सबसे पहला फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखेंगे हम? कंसंट्रेशन। लेकिन किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ हम देखेंगे कि कैसे रेट अफेक्ट होता है। ओके, सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बात हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है टाइम के साथ वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इसका हम किस किस के साथ? टाइम का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से क्या लिखेंगे हम? यहाँ से क्या हमें दिख रहा है क्लियरली? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे अफेक्ट कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट rate decrease with decreasing in concentration of reactant। रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज होगा वैसे वैसे जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर हम प्रोडक्ट की बात करते तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है। लेकिन अभी हमने फैक्टर क्या देखा? रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ओके, अब इसके बाद क्या है? ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे? रेट लॉ के बारे में जानेंगे कि रेट लॉ क्या होता है एंड रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? रेट लॉ के बारे में। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं? रेट को कंसंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लिखेंगे? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट in terms of concentration। it is the expression of rate। ठीक है, क्या लिखेंगे? it is the expression of rate in terms of concentration in terms of concentration of reactant। ठीक है, हमने क्या किया है? एक्सप्रेस किया है रेट को किसकी टर्म्स में? कंसंट्रेशन की टर्म्स में। इसी को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो अब यहां से क्या लिखेंगे? ऑल्सो नोन एज रेट एक्सप्रेशन। ऑल्सो नोन एज रेट एक्सप्रेशन।
ठीक है, हमने इसको और क्या कहा है, हमने इसको रेट एक्सप्रेशन भी कहा है। रेट एक्सप्रेशन बोल लो या फिर डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन बोलो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, या तो हम इसको रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है कि रेट लॉ क्या होता है। यहां से हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब इसमें जो स्मॉल ABCD है वो क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो कभी भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन के आगे जो डिजिट्स लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ABCD क्या है, एक स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो A, B, C एंड D ये सब क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। stoichiometric coefficient, okay? Oh wait, stoichiometric coefficient, okay? क्लियर है, जो स्मॉल ABCD है वो क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। वहीं जो कैपिटल ABCD है वो क्या है, इनको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो कैपिटल है A, B, C एंड D ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, किसका, रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और ये किस में होंगे, मोल्स में होंगे। ठीक है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। ओके, कैपिटल ABCD क्या है, रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, क्योंकि AB यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, वहीं C और D यहाँ पे प्रोडक्ट है। और जो स्मॉल ABCD है जो हम इसके आगे लिखते हैं, जब आप रिएक्शन लिखोगे तो उसमें क्या होगा, डिजिट्स के टर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है इतना। ठीक है, अब हम रेट इक्वेशन निकालना सीखेंगे। रेट इक्वेशन कैसे निकलता है, हमने रिएक्शन लिख लिया था, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं हम, A प्लस B गिव्स C प्लस D। रेट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A एंड B की पावर B। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, A की पावर A ये जो है और B की पावर B। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो हमने पावर लिखा है वो हर बार स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। लेकिन जब बहुत बार आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो हमने पावर लिखी है वो क्या है, वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, बट रियलिटी में वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता है। वो भले स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ जाता है, बट वो वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। ठीक है, आप नहीं निकाल सकते उस वैल्यू को, वो एक्सपेरिमेंटली आया है। क्लियर है ये। ठीक है, तो ये A की पावर A एंड B की पावर B ये क्या है, एक्सपोनेंट्स जो है, x एंड y क्या है यहाँ पे, x एंड y एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। क्यों, क्योंकि ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाला गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप भी अपने नोटबुक में लिख लेना ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये जो हमने रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन देखा, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। यहाँ पे अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ये किससे आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है। ओके, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा और इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस लिख सकते हैं।
एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ओके, क्लियर है? हाँ, तो हम यहां से क्या लिख रहे थे कि जो x और y है ये क्या है, एक्सपोनेंट है, जो कि हो सकता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल हो और जरूरी नहीं है कि हम हर बार इक्वल ही हो। क्लियर है इतना? क्या लिखेंगे हम, x एंड y में और may not be equal to stoichiometry may or may not be equal to stoichiometry coefficient। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है इतना? ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, अब देखो क्या लिखा था हमने रेट के बारे में, कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर a एंड b की पावर b। आप चाहे a की पावर a लिख लो, b की पावर b, या फिर a की पावर x, b की पावर y। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां से क्या, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू k a की पावर a एंड b की पावर b। ये k क्या है, रेट कांस्टेंट है, और रेट लॉ कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये है रेट कांस्टेंट या फिर रेट लॉ कांस्टेंट। क्लियर है? रेट कांस्टेंट और रेट लॉ कांस्टेंट। अब रेट कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये पूरा क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम बोलेंगे ये क्या है, रेट एक्सप्रेशन है। ये है रेट एक्सप्रेशन। क्लियर? रेट एक्सप्रेशन क्या है, डन है। यहां से हमने कैसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जिसको हम रेट कांस्टेंट या फिर रेट लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। और रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, और यहाँ से पूरा हमारा इक्वेशन आ जाएगा, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या है, हम एक रिएक्शन देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी हमारी वैल्यू आई है वो जरूरी नहीं कि हर बार किसके इक्वल हो, रिएक्टेंट की इक्वल हो, सॉरी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक की इक्वल हो। ओके, रिएक्शन क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है CHCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। ठीक है, CCl4 प्लस HCl। अब इसका जो रेट एक्सप्रेशन है, हम जो रेट दिखेंगे वो क्या हो जाएगा, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से आ जाएगा CHCl3 की पावर 1, ठीक है, और Cl2 की पावर 1। ये होना चाहिए था क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, बट एक्चुअल में ये इसकी पावर नहीं होती है। क्या होता है, ये नहीं है, इसका है CHCl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर हाफ। ठीक है, तो ये जो पावर आया है ये अभी हमें पता चला कि जरूरी नहीं है कि इस पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही हो, ये दूसरा था, अलग था, ये इसकी पावर 1 एंड इसकी पावर हाफ है। क्लियर है? तो ये क्या है, हमारे एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ओके, डन।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे, और क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये देखेंगे। हेडिंग लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो, जो भी अभी तक हमने रिएक्शंस लिखे थे, चाहे वो जनरल वे में हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जो हम पावर लिख रहे थे ना, अगर उन पावर का सम कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा ऑर्डर निकल के आ जाएगा। उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो देखो हमने रिएक्शन अभी तक जो लिख के चले थे वही लेके चलते हैं। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ concentration, sum of power of concentration of the reactant, है ना, sum of the power of concentration of the reactant, concentration of reactant. Order of reaction is defined as the sum of power of concentration of reactant in a rate expression. ठीक है, इन अ रेट एक्सप्रेशन, और रेट चलो ये रिएक्टेंट तक ही सही है। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल पाएंगे। जब भी हम इनके पावर का सम करेंगे, रिएक्टेंट के पावर का सम, तो हमें पता चल जाएगा कि वो इसका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकता है। तो ऑर्डर 0 1 2 3 और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है? अब इसमें क्या बात होगी, देखो हमें पता है कि अगर हम ऑर्डर निकालेंगे और अगर किसी का ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब क्या, देखो मान लेते हैं कि हमने एक ऑर्डर निकाला, हमारे पास अगर ऑर्डर 0 है, इसका क्या मतलब है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ए की पावर 0। ऑर्डर 0 तभी होगा जब पावर 0 होगा, क्योंकि हम इसका सम निकाल रहे हैं। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू सिर्फ के, क्योंकि ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो रेट इज इक्वल टू के। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 आता है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। यानी कि किसी का ऑर्डर अगर 0 है तो उस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो फ्री है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। ठीक है, कौन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से हम क्या बात लिखेंगे, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 order reaction, for 0 order reaction, concentration of reactant, concentration of reactant is not applicable, or 0 order reaction is free from, 0 order reaction is independent. 0 order reaction is independent from
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट का जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है ये? ओके। अब इसके बाद क्या हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है यहां पे? केमिकल रिएक्शन दो टाइप का है, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकेंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या मतलब होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यानी कि A प्लस B से हमें मिल रहा है C, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या हो जाएगा? A प्लस B गिव्स C और C से हमें मिलेगा D, और यहां से जब हम करेंगे तो C से C कट जाएगा, यानी कि A प्लस B गिव्स D। तो ये क्या हो जाएगा? ये है मल्टी स्टेप रिएक्शन। अभी तो ये हमने दो ही स्टेप में रिएक्शन को किया, बट आपकी बुक में कुछ 10 स्टेप वाले रिएक्शन भी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेप रिएक्शन। ओके। अब क्या हम ऑर्डर किसके लिए निकाल सकते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं या फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं? तो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो एक क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये। हम सिंगल स्टेप रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ही वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए ही हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल order of reaction is applicable for both elementary reaction as well as complex reaction। ठीक है, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके। एंड कैसे ये ऑब्टेन करेंगे? हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी ऑब्टेन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही हम इसको निकाल सकते हैं। ओके। अभी तक जो हम रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे उसमें एक वैल्यू आ रही थी किसकी? हमने देखा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट की पावर। ठीक है, जो भी है। जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, हमने K लिखा था। K क्या है? रेट लॉ कांस्टेंट है या फिर रेट कांस्टेंट है? तो हम देखेंगे उस K की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कैसे निकलेगा? यहां से था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, ऐसा मान के चलते हम। तो रेट इज इक्वल टू K A की पावर A। ठीक है, हमें K निकालना है, तो K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन A की पावर A। अब रेट क्या है? मोल। यहां पे रेट क्या हो जाएगा? यहां से हम रेट की क्या वैल्यू निकालेंगे? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो रेट हम यहां पे बगल में लिख लें। रेट क्या होगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू
कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे क्या है, ये तो कंसंट्रेशन ही है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर ए। ठीक है, आप ए लिखना चाहते हो ए लिख सकते हो, आपके बुक में एन लिखा हुआ है, आप एन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम बुक के हिसाब से करें तो यहाँ पे हम एन कर देते हैं, कंसंट्रेशन की पावर एन, और यहाँ पे भी हमने एन कर दिया है, और हम हर जगह एन एन ही कर देते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और कंसंट्रेशन की पावर एन। अब क्या होगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1, जब कुछ भी नहीं है तो, अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, और यहां पे क्या था नीचे टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर की पावर 1 अपॉन मोल पर लीटर की पावर n इंटू टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। और जैसे ही ये मोल पर लीटर को हम ऊपर लेके जाएंगे 1 माइनस n हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस n, और टाइम की यूनिट को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से K की यूनिट आ गई है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। K की यूनिट कैसे निकाला है ये समझ आया, हमने सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, K की यूनिट निकाली, K को हमने अलग कर दिया। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे कंसंट्रेशन दिया हुआ था। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो एज इट इज मोल पर लीटर लिख दिया, तो मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर, पावर को हम ऊपर लेके गए तो सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ से हम किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल सकते हैं, क्लियर है। जैसे कि हमने क्या लिखा था पहले, जनरल रिएक्शन K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये है। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकालें तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, पावर क्या है, जीरो है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही। तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। किसके लिए है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। वहीं अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1, n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 माइनस 1 0, और मोल पर लीटर की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेम हम सेकेंड और थर्ड के लिए भी निकाल के देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर n माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स, फिर 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की वैल्यू, यहाँ पे यूनिट -1 सॉरी पावर -1 एंड सेकेंड इनवर्स, तो ये किसके लिए है, ऑर्डर 2 के लिए है। वहीं अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकालें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 3, फिर हो जाएगा K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट को निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना।
सबके लिए हमने निकाल लिया। ऑर्डर कैसे निकालना है ये हमने सीख लिया है। कॉम्प्लेक्स और सिंपलर दोनों के लिए हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना। और ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि हर बार, बहुत बार ऐसा होगा कि हमारा ऑर्डर क्या आया है, जब हम स्टोइकियोमेट्री को सम करेंगे रिएक्टेंट का तो वही हमारा ऑर्डर होगा, बट एक्चुअल में वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है इतना। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में जानेंगे। बाकी आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया है, अगर आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।